Hello everyone, welcome to our MCQ session. Net profit ratio is the ratio obtained from the figures given in the trading account, profit and loss account, trading and profit and loss account और PL account and balance sheet. इसका करेक्ट आंसर होगा C, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हम जो नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो ये रेशियो की फिगर्स हमें कहाँ से मिलती है. बट ऑब्वियस नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए हमें नेट प्रॉफिट एंड सेल्स की फिगर चाहिए जो कि हमारे पास ट्रेडिंग एंड पीएल में गिवन होती है. तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट. नेक्स्ट, balance sheet reflects the financial position of the firm at a point of time, during a period of time, for a certain period or for an uncertain period. इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. रीज़न बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन तो शो करती है बट वो फाइनेंशियल पोजीशन किस टाइम पीरियड के लिए शो करती है. तो बेसिकली हम लोग को पता है कि बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं एज एट, दैट इज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. तो इसका करेक्ट आंसर होगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे एमकॉम एंट्रेंस 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रीजन बीइंग ये क्वेश्चन 2016 एंट्रेंस एग्जाम में कवर कर चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन, adjustments for mutual indebtedness are recorded in the trading account only, profit and loss account only, profit and loss account and balance sheet और balance sheet only. इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बैलेंस शीट ओनली. रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है अबाउट म्यूचुअल इंडेटनेस. म्यूचुअल इंडेटनेस की बात करें तो सिंपली यहाँ बात कर रहा है कि अगर कंपनी ने ए को 10,000 रुपीज़ क्रेडिट दिया है, उधार दिया है, एंड कंपनी ने ए से 20,000 उधार लिया है तो इस केस में ये जो क्रेडिट लिया गया और दिया गया ये कहाँ सेटल होगा. बेसिकली एक बार आपके लिए ए डेटर है और एक बार ए आपके लिए क्रेडिटर है. तो आप अपनी बुक्स में बैलेंस शीट जब बनाओगे तो बैलेंस शीट में एक बार ए यहाँ दिखाओगे 10,000 पे, एक बार ए यहाँ दिखाओगे 20,000 पे, दैट इज़ डेटर और क्रेडिटर में. तो ऐसा नहीं होता बल्कि हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंस शीट में उसको एडजस्ट कर देते हैं. दैट इज़ इसको यहाँ ना दिखा करके यहाँ से माइनस कर देंगे 10,000. तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज बैलेंस शीट ओनली. नेक्स्ट, अ फर्म हैड परचेज्ड गुड्स फॉर ₹25 lakhs and 80% of which was sold at ₹24 lakhs. The closing stock will be recorded at ₹1 lakh, ₹5 lakh, ₹5.6 lakhs और ₹6 lakhs. इसका करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं जहाँ पे हमारे पास परचेजेस दी है 25 लाख की एंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इस 25 लाख का 80% हमने मार्केट में सेल किया है 24 लाख पे. तो हमारे पास सेल दिया है 24 लाख. अच्छा, अब हम लोग जीपी के कैलकुलेशन की अगर बात करें तो जीपी का कैलकुलेशन कैसे होगा. फर्म ने अगर 25 लाख का गुड्स खरीदा था तो उसकी 80% वैल्यू होगी 20 लाख और मार्केट में उसको 24 लाख पे उसने सेल किया है, दैट इज़ 4 लाख का उसको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है. तो बोथ साइड बैलेंस करेंगे एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी 5 लाख, दैट इज़ हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा एज बैलेंसिंग फिगर 5 लाख. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ₹5 lakhs. Next, a building having market value of ₹50 lakhs is purchased at ₹49 lakhs. The building is recorded in the books of accounts at ₹49 lakhs under which concept or convention? A. Cost, B. Conversion, C. Dual aspect और D. Money measurement. इसका करेक्ट आंसर होगा A, that is cost concept. ऑर्गेनाइजेशन जब बिल्डिंग खरीदने गई उसकी मार्केट वैल्यू भले कितनी भी हो बट उसने खरीदी कितने पे, 49 लाख पे. तो बेसिकली 49 लाख उसके लिए परचेज्ड कॉस्ट है या हम बोल सकते हैं एक्विजिशन कॉस्ट है जिस कॉस्ट पे उसने परचेज की है. एंड कॉस्ट कंसेप्ट यही बोलता है, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, कि ऑर्गेनाइजेशन अपने हर एक असेट को बुक्स में रिकॉर्ड करेगी. बेसिकली फिक्स्ड असेट्स की बात हो रही है कि फिक्स्ड असेट्स को वो रिकॉर्ड करेगी एट कॉस्ट प्राइस. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज कॉस्ट कंसेप्ट. ये क्वेश्चन भी
2016 एंट्रेंस पेपर में कवर कर चुका है, तो फॉर एंट्रेंस 2020 ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑफ 500 bags of wheat cannot be recorded in the books of accounts because it did not follow the concept or convention of A. conservatism, B. dual aspect, C. cost, D. money measurement। इसका करेक्ट आंसर होगा D, दैट इज मनी मेजरमेंट। रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में बोला है कि अगर हमने सेल किया 500 bags ऑफ वीट का विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज इट डिड नॉट फॉलो द कंसेप्ट और कन्वेंशन ऑफ, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई भी प्राइस नहीं दी है, दैट इज कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि पर बैग वो कितने पे मार्केट में सेल होगा। तो जब आप इस ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू मनी, तो आप उसको बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। एंड यही बताया गया है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में कि हर वो ट्रांजैक्शन जो कि मनी में कन्वर्टेबल है आप सिर्फ वही बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, मनी मेजरमेंट। नेक्स्ट, deferred revenue expenditure shown in the balance sheet is a or an intangible asset, fictitious asset, circulating asset or operating asset। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज फिक्टिशियस असेट। रीजन बीइंग यहाँ बात हुई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जो कि हम थोड़ा थोड़ा करके हर साल राइट ऑफ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिक्टिशियस असेट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज फिक्टिशियस असेट। नेक्स्ट, एन असेट विच हैज़ बीन एक्वायर्ड फॉर सेल इज एन फिक्टिशियस असेट, फिक्स्ड असेट, करंट असेट और इंटेंजिबल असेट। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, करंट असेट। रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कोई भी असेट जिसको हम बेचने के लिए, सेल करने के लिए खरीद रहे हैं, तो बेसिकली स्टॉक, अगर हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक किसके लिए रखा जाता है? ओनली फॉर सेल पर्पस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज करंट असेट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग ये 2016 एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी कवर कर चुका है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ए, पर्सनल अकाउंट, बी, रियल अकाउंट, सी, नॉमिनल अकाउंट और डी, सस्पेंस अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर है ए, पर्सनल अकाउंट। और हम इसको और ज़्यादा स्पेसिफाई करें तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इसका करेक्ट आंसर है। रीज़न बीइंग हमसे क्वेश्चन में सिर्फ सैलरी नहीं पूछा है। अगर सिर्फ सैलरी पूछा होता तो सैलरी एक एक्सपेंस था, और क्योंकि वो एक्सपेंस था तो फिर वो नॉमिनल अकाउंट हो जाता। बट यहाँ पे एक्सपेंस के पहले एक प्रीफिक्स एडेड है इन द फॉर्म ऑफ आउटस्टैंडिंग, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, द डेबिट बैलेंस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स ए, टोटल कैश रिसीव्ड, बी, प्रॉफिट अर्न्ड, सी, अमाउंट रिसीवेबल, डी, अमाउंट पेबल। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अमाउंट रिसीवेबल। रीजन बीइंग हमसे पूछा है कि जो पर्सनल अकाउंट है, लेट्स से डेटर्स अकाउंट, अगर उसमें आपके पास डेबिट बैलेंस दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली हो जाएगा कि आपको उनसे पैसा मिलना है, दैट इज अमाउंट रिसीवेबल। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अमाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेडिट बैलेंस इन अ नॉमिनल अकाउंट शोज ए, एक्सपेंसेस, बी, इनकम्स, सी, असेट और डी, डेफर्ड एक्सपेंडिचर। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इनकम्स। रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है अबाउट नॉमिनल अकाउंट, हम बात कर रहे हैं रेंट रिसीव्ड की। रेंट रिसीव्ड जो कि ऑलरेडी एक इनकम है, अगर इसमें क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है इसका मतलब कि वो हमारे लिए इनकम होगा। और फर्दर हम इसको स्पेसिफाई करें तो नॉमिनल अकाउंट मतलब सिंपली पीएल अकाउंट की बात कर रहा है, एंड पीएल अकाउंट में जो भी चीज़ क्रेडिट में दिखती है उसको हम डिनोट करते हैं एज इनकम। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज इनकम्स। ये क्वेश्चन भी 2020 एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि ये 2016 एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी कवर कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ असेट्स एंड ओनर्स इक्विटी वुड इंक्रीज थ्रू ए, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बी, ड्रॉइंग्स, सी, कैश परचेज ऑफ असेट और डी, रिटेन्ड अर्निंग्स। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, रिटेन्ड अर्निंग्स। रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ओनर्स इक्विटी के साथ साथ असेट भी कब बढ़ेगा, तो सिंपली लेट्स से अगर हमारी कोई इनकम इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से रेंट रिसीव्ड इंक्रीज हो रही है, तो बट ऑब्वियस जो हम पीएल बनाएंगे उसमें हमारा टू नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा।
तो इस नेट प्रॉफिट से मेरी ओनर्स इक्विटी बढ़ेगी एंड साथ ही साथ हमारा कैश इंक्रीज होगा। तो इस केस में हमारे पास असेट भी इंक्रीज होगा एंड ओनर्स इक्विटी भी इंक्रीज होगी। दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा डी, रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर हम बाकी ऑप्शन देखें, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की बात किया तो कैश डिक्रीज होगा, सिंपली असेट घट जाएगा। ड्रॉइंग्स की बात किया तो ओनर्स इक्विटी घट जाएगा। कैश परचेज ऑफ असेट की बात किया, सिंपली यहाँ पे भी कैश डिक्रीज हो रहा है। और हमसे बोला कि असेट एंड ओनर्स इक्विटी इंक्रीज करने की बात करें तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, non-financial quantitative facts are not recorded in the books of account due to A, separate entity concept, B, dual aspect concept, C, money measurement concept और D, going concern concept। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। रीजन बीइंग, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, वो फैक्ट्स जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको हम बुक्स में क्यों नहीं रिकॉर्ड करते, ड्यू टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पहले भी अभी हमने डिस्कस किया, वहाँ सिंपली यही चीज़ बताई गई है कि हर वो ट्रांजैक्शन जो कि मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको तो आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज आप किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एंड ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, the assets of a business are rupees 1,54,300 and owner's equity rupees 84,200. The account of liabilities is। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ओनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट। एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये फॉर्मूला है और अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है। हमारे पास ओनर्स इक्विटी दी है 84,200, लाइबिलिटीज़ नहीं दी है और असेट दिया है 1,54,300। तो सिंपली अगर हम इन दोनों फिगर को माइनस कर दें तो हमारे पास लाइबिलिटी आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज 70,100। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इरेक्शन ऑफ प्लांट विल बी डेबिटेड टू ए, कैश अकाउंट, बी, प्लांट अकाउंट, सी, इरेक्शन अकाउंट और डी, वेजेस अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्लांट अकाउंट। रीजन बीइंग, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं जो कि प्लांट के इरेक्शन से रिलेटेड है, दैट इज प्लांट के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, प्लांट को बनाने से रिलेटेड है, तो उस खर्चे को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे। बट ऑब्वियस हम उसको कैपिटलाइज करेंगे एंड कैपिटलाइज करना मतलब सिंपली हम उसको प्लांट अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्लांट अकाउंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2016, 2014 में ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम में कवर कर चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट MCQ सेशन हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।